नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। बिहार के चुनाव के बहाने हम बिहार के उस इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं जिसने भारतवर्ष के इस हिस्से को हमेशा सत्ता के केंद्र में रखा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे वैदिक काल से ही बिहार ज्ञान, विज्ञान और राजनीति का केंद्र बना। पिछले 2-3 महीने से बिहार को आप फिर राजनीति के केंद्र में देख रहे हैं। मुंबई में बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक अभिनेता का निधन हुआ और इस मौत की गुत्थी ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को जोर शोर से उठाने वाले बिहार के तत्कालीन डीजीपी अपना पद छोड़ चुके हैं। वो राजनीति में हाथ आजमाएंगे। चाणक्य की राजनीति का अध्ययन करें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक राजनीति में नैतिकता का कोई विरोध नहीं है, लेकिन राजनीति को साधारण नैतिकता के बंधन से मुक्त रखना भी जरूरी है। नैतिक, अनैतिक, धर्म, अधर्म, नीति, कुनीति के बीच की रेखाएं राजनीति में हमेशा धुंधली रही हैं और अतीत से वर्तमान तक ना जाने कितनी बार बिहार इसका गवाह रहा है। आज बिहार के इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे ही हिस्से देखिए जिससे राजनीति के ऐतिहासिक पक्ष को समझना आसान होगा। कौटिल्य ने बिहार को जो राजनीति सिखाई उसमें राजा कभी भी जनहित के प्रति उदासीन नहीं था। यही वजह है कि बिहार हमेशा से अपने अधिकारों के लिए लड़ा और उसने पूरे देश को एक राह दिखाई। आज देखते हैं अंग्रेजों के दौर के पाटलिपुत्र की कहानी। मुगलों के शासन में पाटलिपुत्र उत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। अंग्रेजों की भी नजर इस शहर पर बहुत पहले से थी। पटना पर कब्जे का मतलब था उत्तर भारत में सत्ता के कंट्रोल रूम पर कब्जा। 1757 में पलासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की मौत के साथ ही बिहार, बंगाल और उड़ीसा के नवाबी साम्राज्य खत्म हो गए। इस इलाके पर अंग्रेजों का दखल बढ़ने लगा। कारोबारी मिजाज वाले पटना सिटी में गुंडागर्दी बढ़ने लगी। भले ही 90 के दशक में बिहार गुंडागर्दी, अपहरण और रंगदारी के लिए ज्यादा बदनाम था, लेकिन इतिहास की किताबों के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि इस शहर के लिए गुंडागर्दी और रंगदारी कोई नई बात नहीं है। 19वीं शताब्दी में पटना सिटी के लोग गुंडा राज से बुरी तरह से त्रस्त थे। तब गुंडा शब्द गाली नहीं, रौब की बात समझी जाती थी। पटना सिटी में चूंकि पूंजीपति सब बड़े बड़े कारोबारी वहीं थे, जो लोकल बैठकर लफंदर जो थे वे इसी काम को पेशा बना लिए। पटना सिटी के गुंडों का पहनावा भी खास तरह का होता था। कमर से छोरा, गले में मोतियों की माला, कान में इत्र और घुटने तक धोती। इनका काम था अमीरों से जबरन वसूली और उसका थोड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देना, जिससे इनके खौफ का कारोबार आराम से चलता रहे। बाबू लोग धोती कुर्ता जूता पहनकर जाते थे। अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, लेकिन लोकल आदमी को आपसी तालमेल बैठाकर, कुछ रंगदारी देकर तालमेल बैठाना पड़ता था। सिपाही दरोगा की भूमिका उस ज़माने में रही। अजीमाबाद सिटी में बहुत से अंग्रेज पुलिस अफसर थे जो रात में भेष बदलकर, लड़की बनकर शराब खाने में जाते थे। वहाँ था पता लगाते थे कि यहाँ कितने लोग आते हैं भेष बदलकर और गुंडे कितने इकट्ठे होते थे। इस दौर में गुंडागर्दी का कारोबार इतना संगठित था कि पुलिस विभाग, इंस्पेक्टर स्तर तक के अफसर इनसे उलझने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। गुंडागर्दी रोकने के लिए अंग्रेजों ने पटना सिटी में कोर्ट बनाया। मजिस्ट्रेट के तौर पर एच लिम्सर जैसे दबंग मिजाज के अफसर को भेजा। रात में भेष बदलकर गुंडों को पकड़ने वाले लिम्सर की कोशिशों से पटना में गुंडागर्दी बहुत कम हो गई। बिहार के इतिहास में एक बड़ा पड़ाव
1857 में आया। तब पटना के कमिश्नर हुआ करते थे विलियम टेलर। कमिश्नर टेलर ने बिहार पर कब्जे के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। पटना के प्रभावशाली लोगों को कमिश्नर बातचीत के लिए बुलाते थे और डरा धमकाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। राजकाज में दबंगई का पहला सबक बिहार ने कमिश्नर टेलर से ही सीखा। जमींदारों को अपने साथ मिलाने के लिए अंग्रेज तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे थे, लेकिन आरा के पास जगदीशपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के किसी झांसे में नहीं आए और बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। 80 साल की उम्र में भी उनकी तलवार के सामने अंग्रेजी हुकूमत की बंदूक बेकार साबित हुई। 1857 आते आते अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ देश के हर हिस्सों में असंतोष बढ़ता जा रहा था। बिहार के लोगों का गुस्सा भी उबाल मारने लगा। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने एक क्रांतिकारी की मदद करने के आरोपों में 16 लोगों को फांसी पर लटका दिया। इसमें तिरहुत के जमींदार वारिस अली को भी फांसी पर लटका दिया गया, जिससे दानापुर छावनी में देसी पलटन भड़क गई। सिपाहियों ने जगदीशपुर में 80 साल के राजा वीर कुंवर सिंह से मदद के लिए गुहार लगाई। वीर कुंवर सिंह के टाइम में क्या हुआ कि ये एक अच्छे जमींदार थे। इनका लोगों के साथ बढ़िया रिलेशन था। अपने जो उनके रैयत थे, जो भी थे वहाँ पे, उनका उन्होंने काफ़ी ख्याल रखा था। अब अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि अब लगान ज़्यादा लो, तो लगान लेना इनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो उससे जानते थे कि किसानों को बहुत परेशानी होगी। इसलिए उन्होंने एक विरोध का परचम लहराया, और वो विरोध का परचम इतना ज़बरदस्त था कि वहाँ के आम लोगों ने ही केवल भाग नहीं लिया, बल्कि वो लोग भी, जैसे जो नाचने वाली बाइयाँ थीं, उनके बारे में कहानियाँ हैं कि उन्होंने अपने जेवरात उनको दे दिए। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ उस इलाके में आप जाएंगे तो अभी भी आपको मिलेंगी। 23 अप्रैल 1857 को कैप्टन ली ग्रांट की अगुवाई में आई ब्रिटिश फौज को कुंवर सिंह ने हरा दिया। इस लड़ाई में वो बुरी तरह से घायल हो गए। अंग्रेज उनका लगातार पीछा कर रहे थे। गंगा पार करते समय अंग्रेजों ने कुंवर सिंह को गोली मार दी। उन्होंने अपना जख्मी हाथ एक झटके में तलवार से काटकर गंगा में फेंक दिया। उसी रात उनकी मौत हो गई। अंग्रेजों ने अपनी खुराफाती चाल और बंदूकों के दम पर 1857 के विद्रोह को दबा दिया। वीर कुंवर सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय थे। 80 साल की उम्र में भी जब उन्होंने इसकी बागडोर संभाली, तो उन्होंने जिस दक्षता के साथ सैन्य संचालन किया, वो दूसरे किसी नहीं कर पाए। लेकिन रणनीति बनाने में, कम साधनों में ही सबसे अधिक उपलब्धि हासिल करने में वीर कुंवर सिंह बहुत आगे थे। ब्रिटिश राज में बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ और नए पटना की नींव रखी जाने लगी। पटना हाई कोर्ट, सचिवालय, म्यूजियम और राजभवन इसी दौर में बने। पढ़ाई के लिए बेहतरीन कॉलेजों की नींव भी इसी दौर में रखी गई। पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की नींव भी इसी दौर में पड़ी। 80 के दशक से पहले तक देश के हर हिस्से के सबसे होनहार छात्रों की पहली पसंद पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज हुआ करते थे। अंग्रेजी हुकूमत में पटना की सूरत तेजी से बदल रही थी। कई नई इमारतें खड़ी हो चुकी थी। दूसरी ओर अंग्रेजी हुकूमत से आजादी के लिए बिहार के लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। महात्मा गांधी अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद भारत में कुछ नया करने की सोच रहे थे। बिहार के चंपारण में अंग्रेज किसानों से जबरन नील की खेती करवा रहे थे। किसानों का दर्द कोई सुनने को तैयार नहीं था। गांधी के पास भी किसानों की फरियाद पहुंची। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर 15 अप्रैल 1917 को चंपारण की धरती पर गांधी का आगमन हुआ। उनके नेतृत्व में नील आंदोलन चलाया गया और चंपारण के किसानों को अंग्रेजों के
अत्याचार से मुक्ति मिल गई। चंपारण सत्याग्रह से अहिंसा के रूप में आजादी की लड़ाई को एक नया हथियार मिला। कहते हैं कि चंपारण आंदोलन ने गांधी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा के नाम से संबोधित किया। तभी से लोग उन्हें महात्मा गांधी कहने लगे। 15 अप्रैल 1917 महात्मा गांधी भारतीय जमीन पर सत्याग्रह का पहला प्रयोग करने के लिए मोतिहारी पहुंचे। चंपारण के किसानों से नील की जबरन खेती करवाई जाती थी। 1 बीघा में 3 कट्टा नील की खेती नहीं करने वाले किसानों पर बेहिसाब जुल्म हो रहा था। गांधी जी की प्रशंसा इस मामले में जितनी की जाए वो कम है कि उन्होंने देश प्रेम से प्रभावित होकर चंपारण आंदोलन में उन्होंने जागरूक किया, लोगों को जागरूक किया और एक नया माहौल उन्होंने तैयार किया। हालांकि उनके बाद चंपारण में फिर कोई आंदोलन नहीं हुआ, लोगों ने इसकी आवश्यकता नहीं महसूस की, लेकिन एक उन्होंने जो गति दी वो गतिशील रहा। चंपारण के सतवरिया गांव के किसान राजकुमार शुक्ल भी लगातार अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज ब्रिटिश हुकूमत के कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। राजकुमार शुक्ल ने किसानों का दर्द कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के सामने रखा। इसी दौर में वो महात्मा गांधी से भी मिले। बहुत समझाने पर महात्मा गांधी चंपारण चलने के लिए तैयार हो गए। चंपारण में जाकर गांधी ने अपना पहला प्रयोग किया ऐसा, जिसमें किसानों को आंदोलित किया, और वो प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि किसी ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को मोबिलाइज कैसे करेंगे, ये एक प्रयोग है। जैसे उन्होंने वहां पर जाकर लोगों का टेस्टिमोनियल्स किया, लोगों से कहानियां सुनी है, उन कहानियों को उन्होंने नोट किया, सारे हजारों लोगों की कहानियों को सुना गया, उसको नोट किया गया, उसको एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है कि देखिए लोगों की हालत क्या कितनी खराब है। फिर वहां उन्होंने स्कूल बनाया। 17 अप्रैल 1917 यही वो तारीख थी जब महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण में एडवोकेट गोरख प्रसाद के घर पहुंचे। ब्रिटिश हुकूमत के सिपाहियों की गांधी जी पर कड़ी नजर थी। मोतिहारी से 16 किलोमीटर दूर परसौनी गांव में किसानों से मेल मुलाकात से पहले ही प्रशासन ने गांधी को कोर्ट में पेश होने का नोटिस थमा दिया। खुद पेशे से वकील और अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर चुके गांधी ने अदालत में अपनी बात बिना लाग लपेट जोरदार तरीके से रखी। उनकी दलीलों से प्रभावित जज ने फैसला सुनाया कि गांधी की यात्रा पर कोई रोक नहीं है। अंग्रेज अधिकारी इनको कोशिश करता है डराने धमकाने का कि मैं आप पर मुकदमा दायर करूंगा, आपकी अरेस्टिंग होगी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, मैं तो सत्य के साथ आग्रह करूंगा कि इन किसानों को न्याय मिलनी चाहिए। इन किसानों के साथ जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, उनको शोषण से मुक्ति मिलनी चाहिए। और वही गांधी करते हैं कि बाद में जब बड़ी संख्या में किसान जब जुटने लगते हैं तो अंग्रेज अधिकारियों को भी एहसास होता है कि हम गांधी को अरेस्ट कर करके एक विद्रोह का बिगुल हम नहीं बजवा सकते हैं। तो तुरंत वो बैकस्टेपिंग होता है और वो गांधी वहीं पर जो सत्याग्रह का जो उनका पहला प्रयोग है उसमें उनको सफलता मिलती है। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ गांधी ने मोर्चा खोल दिया। उनके सत्याग्रह ने रंग दिखाया और सरकार कई मुद्दों पर सुधार करने के लिए मजबूर हो गई। वहां के किसानों को नील के जबरन खेती से आजादी मिल गई। चंपारण की जमीन ने गांधी को भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करने का फॉर्मूला दे दिया। एक और महात्मा गांधी आजादी की लड़ाई को नई धार देने में लगे थे, तो दूसरी ओर बिहार की राजनीति में जातिवाद पैर पसारने लगा था। सियासी समीकरण जाति के आधार पर बैठाने की परंपरा का श्री गणेश हो चुका था। ऐसे में राजनीति में जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप मंडल कमीशन पर मढ़ना ठीक नहीं होगा। आज से करीब 94 साल पहले यानी 1926 के चुनाव में भी
जातीय गोलबंदी की तस्वीरें सामने आने लगी थी। बिहार में जाति के आधार पर गोलबंदी की शुरुआत 1926 के काउंसिल चुनाव में ही साफ साफ दिखने लगी थी। उस दौर में बिहार के छपरा सीट से श्री नंदन प्रसाद कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भूमिहारों ने उनकी जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया। राजपूतों का भी पूरा समर्थन मिल रहा था। मुजफ्फरपुर में भी इसी तरह की तस्वीर दिखी। जातियों के दबदबे के आधार पर उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया गया। ऐसे में कांग्रेस नेता और वकील राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, हमारी मुश्किल बढ़ गई है। ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो चुनाव में अपनी जाति विशेष के जरिए ही अपनी पैरोकारी कर रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कि जो जाति ज्यादा आगे बढ़कर इस भाव को जगा रही है, उसके खिलाफ सारी जातियां खड़ी हो जा रही हैं। राजेंद्र प्रसाद की बातों से साफ है कि बिहार में जातिवाद का दीमक 1926 से ही लगना शुरू हो गया था। राजनीतिक रूप में सिर्फ अगड़ी जातियों के ही नहीं, पिछड़ी जातियों के भी संगठन सक्रिय थे। उनमें से एक त्रिवेणी संघ भी था। ये सब पूरे बिहार को प्रभावित नहीं किया। त्रिवेदी संगम इसमें कुर्मी लोग डोमिनेट कर रहा था। एक झोंक ये यूनाइट होने का प्रयास लोग किए, लेकिन जो ऊंचे जाति के लोग थे, इन लोगों का दबदबा बना रहा त्रिवेणी संघ के बावजूद। और राजनीति में गांव डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहे, ग्रामीण डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहे। वे लोग अपने रोजी रोटी में लगे रहे, लेकिन शहर में कुछ धाराएं बहीं, जिसके कारण एक नई जागरूकता की बात हम पाते हैं। 1936 में त्रिवेणी संघ के नेताओं ने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी सौंपी, लेकिन तब कांग्रेस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग भी सबसे पहले 18 मार्च 1931 को यादवों के नेता स्वयंवर दास और कुर्मी नेता विमला चरण सिंह ने पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में उठाया। ये एक तरह से नए तरह की राजनीति की शुरुआत हो रही थी, जिस शुरुआत को हम बाद में भी देखते हैं। धीरे धीरे भले ही ये जो जातियों का संघर्ष है या जातियों के बीच का जो राजनीतिक संबंध है, ये जनतंत्र के लिए खराब होता गया, लेकिन एक समय में ये एक तरह का प्रोटेस्ट मूवमेंट था, एक तरह का विरोध था, जो अंग्रेजों के ज़माने से लेकर संपत्ति के विभाजन का जो एक तरीका निकला था, उसके खिलाफ एक तरह का विद्रोह था। 1937 के प्रांतीय सभा चुनाव से लेकर बाद के चुनावों में भी जाति विशेष के आधार पर गोलबंदी बढ़ती गई और आज भी जारी है। बिहार के सिताब दियारा में पैदा हुए जयप्रकाश नारायण भी एक नई राह पर चल रहे थे, राजनीति में नए प्रयोग कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण पढ़ाई पूरी करके जब भारत लौटे तो यहाँ आजादी के लिए आंदोलन पूरी रफ्तार पकड़े हुए था। वो कांग्रेस से जुड़ गए। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तो इससे जुड़े लोगों की धरपकड़ का काम भी ब्रिटिश सरकार ने तेज कर दिया। ऐसे में लग रहा था कि बड़े पैमाने पर नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन खत्म हो जाएगा। तब जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन को जिंदा रखने का नया तरीका सिखाया। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद 1929 में जब जयप्रकाश नारायण भारत लौटे तो यहाँ के लोग आजादी की फिजा में सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हर जुबान पर महात्मा गांधी का नाम था। खुद जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी भी गांधी जी से बहुत प्रभावित थीं और गांधी जी की पत्नी के साथ रहते हुए आजादी की लड़ाई में पूरी शिद्दत से जुटी हुई थीं। तब जयप्रकाश नारायण पर मार्क्सवादी विचारधारा का बहुत असर था। जयप्रकाश नारायण समझे कि मानसिक रूप से वो थोड़ा लेफ्टिस्ट थे और वे क्रांतिकारी स्वभाव के थे। नेहरू और ये लोग शांति प्रिय, गांधी शांति प्रिय, ये लोग बम बारूद में नहीं रहते थे, इसलिए थोड़ा तालमेल बैठने में दिक्कत हुई। लेकिन जयप्रकाश नारायण भी गतिशील रहे, लेकिन जो
लोकप्रियता मिलनी चाहिए जयप्रकाश नारायण को, वो बहुत बाद में जाकर 70 के आसपास में मिल रही है। उस समय नहीं मिली, उस समय नेहरू गांधी ही मुख्य धारा में रहे। गांधी जी के संपर्क में आते ही जयप्रकाश कांग्रेस से जुड़ गए। 1932 में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो बंबई के अखबार फ्री प्रेस जर्नल ने लिखा, कांग्रेस ब्रेन अरेस्टेड। दरअसल आजादी की लड़ाई में शामिल होते ही जयप्रकाश ने युवाओं को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। एक आज़ादी के पहले का जयप्रकाश, एक आज़ादी के बाद के जयप्रकाश। आज़ादी के पहले के जो जयप्रकाश हैं वो नेहरू और गांधी के साथ कदम ताल मिला करके चल रहे हैं। वो जिस तरह से गांधी आंदोलनरत हैं वह ये भी हैं, और ये भी जो हैं वो अरेस्ट होते हैं, और किस तरह से हजारीबाग जेल से निकलते हैं और फिर वो भूमिगत हो जाते हैं, और वो फिर उस तरह से वो आंदोलन करते रहते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दमनकारी तौर तरीकों के बीच आंदोलन को जारी रखने के लिए जयप्रकाश ने भूमिगत आंदोलन का नया प्रयोग शुरू कर दिया। करीब 15,000 आंदोलनकारियों को जेल भेज दिया गया। नेहरू समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में कांग्रेस की कमान संभाली जयप्रकाश नारायण ने। जल्द ही वो अंग्रेजों की आंखों में खटकने लगे। जयप्रकाश जी को धीरे धीरे बात समझ में आई कि भारत में समाजवाद का एक नया स्वरूप लाना होगा, और फिर वो समाजवाद का जो नया स्वरूप था वो नेहरू और गांधी के बीच का कोई स्वरूप होना पड़ेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो इन दोनों के बीच एक लिंक का भी काम करते थे, क्योंकि कांग्रेस का जो समाजवादी धड़ा था जिसको वो आगे बढ़ाना चाह रहे थे, उस धड़े में दोनों बातें थी, गांधी के साथ समन्वय के साथ काम करना और दूसरी तरफ थोड़ा एग्रेसिव होना। गांधी जी की विचारधारा के उलट जयप्रकाश नारायण आजादी की लड़ाई में हथियारों के इस्तेमाल को भी जायज मानते थे। 40 के दशक में उनकी लोकप्रियता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बराबर पहुंच गई थी। इस सियासी सन्यासी को सत्ता में नहीं, समाज के बदलाव में अपने अपने सपने पूरे होते दिख रहे थे। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जयप्रकाश नारायण को उप प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया, लेकिन उन्होंने सत्ता की चाशनी चखने से साफ इनकार कर दिया और नई राह पकड़ना बेहतर समझा। जेपी का यही रास्ता आने वाले समय में भारत की राजनीति के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बिहार का इतिहास गवाह है कि अगली किश्त में आपको दिखाएंगे कि आजाद हिंदुस्तान की फिजा में बिहार ने विकास के लिए कौन सी राह पकड़ी। तब तक के लिए नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत और निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।